हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है? पहले हमने किया लॉ ऑफ डिमांड, है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है कि जब जब किसी चीज़ की प्राइस हाई होती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। जब जब किसी चीज़ की प्राइस जो है कम होती है तो उसकी डिमांड जो है अप हो जाती है। मगर इसमें क्या है? इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं, ये उसके उल्ट है। इसमें क्या है? कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है। जिसमें क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है कि डिमांड की स्लोप नेगेटिव होती है, ठीक है, डाउनवर्ड आती है। वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती, वो नीचे की तरफ गिरती हुई आती है ऐसे। इट इज़ फॉर नॉर्मल गुड्स। जो नॉर्मल गुड्स होती हैं हमारी लाइफ में, उस पर ये लॉ डिपेंड करता है, लॉ ऑफ डिमांड, वहाँ पर ये लॉ काम कर रहा है। मगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे भी गुड्स होती हैं यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। वो कैसे? वैसे गुड्स, गिवन गुड्स, या इसका जो था जो मेनली इसको एनालाइज किया था फर्स्ट टाइम, वो किया था सर रॉबर्ट गिफन ने। इसको गिफन का पैराडॉक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डिमांड की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, वो बढ़ती हुई जा रही है, देखिए ऊपर की तरफ अपवर्ड जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई, जब किसी चीज़ की प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। इसका फर्स्ट जो रीज़न्स बताए हैं, इसका विद्रोह किया है जिसके बेसिस पे वो है। फर्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ डिस्ट्रिक्शन। इसमें क्या है, इसको पहले किसने डिस्कस किया? ये एक वेबलन था जो उसने इसको दिया है। उसने इसमें ये बताया कि इसमें उस तरह की गुड्स आ जाती हैं जिसमें जैसे होते हैं डायमंड्स, ज्वेलरी, ठीक है, जिसका क्या होता है, जिसका प्राइस अगर बढ़े, अगर वो महंगी होंगी, कॉस्टली होंगी, तभी उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती है। अगर डायमंड्स 10 रुपये में मिलने लग जाएं तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग उसको उतना प्रीशियस नहीं मानेंगे, उसकी डिमांड कम होने लगेगी। सोसाइटी में उसका कोई रोब नहीं रह जाएगा, तो सोसाइटी के जो लोग हैं उसको ऑटोमेटिकली लेना बंद कर देंगे। मींस जब ज्वेलरी, डायमंड्स की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी अप साइड जाती है, और जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो लोग उसे ख़रीदना बंद कर देंगे, या फिर माइनर हो जाएगी उसकी, बिकॉज़ उसकी इतनी मानता नहीं रह जाएगी, उसको इतना माना नहीं जाएगा, उसको इतना महंगा नहीं समझा जाएगा। तो सेकंड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में इसका मीन होता है अज्ञानता। मतलब कई बार हम इसी अज्ञानता में रह जाते हैं, इसी इग्नोरेंस में रह जाते हैं कि जिसका प्राइस चीप है, मीन्स जिसका प्राइस कम है, वो जो गुड है, वो वस्तु जो है वो हम परचेज़ नहीं करते। हम सोचते हैं इसका प्राइस चीप है तो ये वस्तु भी चीप ही होगी। मगर कई बार ऐसा नहीं होता है। किसी चीज़ का प्राइस कम होना उसका मतलब ये नहीं होता कि वो वस्तु बेकार है। अगर वही वस्तु जो पहले 10 रुपये की थी अब 45 रुपये की हो गई है, तो लोग उसे ख़रीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसे लगेगा कि ये 45 रुपये की है तो अब ये अच्छी हो गई, पहले ये जो थी वो कम अच्छी थी, घटिया थी। ये इग्नोरेंस में लोग रहते हैं, तो उसको परचेज़ नहीं करते उसके लो प्राइस पर। अगर उसी का ही प्राइस बढ़ जाए तो उसे ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद है गिफन गुड्स, जो ये जिसका लॉ जो इस सर रॉबर्ट गिफन ने दिया, उसके नाम से बड़ी हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव, डिफरेंस बताना था नॉर्मल गुड्स और गिफन गुड्स में, ये आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि नॉर्मल गुड्स जो हैं उसकी डिमांड, उस पर डिमांड का नियम लागू होता है
कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। मगर गिवन गुड्स पर ये वाला नहीं लागू नहीं होता, क्योंकि गिवन गुड्स में क्या होता है, प्राइस बढ़ी तो गुड्स की डिमांड बढ़ी, अगर उसका प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड भी कम हो गई। उसके बाद जो है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड की स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होती है और गिवन गुड्स के अपवर्ड होती है। उसके बाद है इनकम इफेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इनकम इफेक्ट जो होता है नॉर्मल गुड में वो पॉजिटिव होता है और गिवन गुड्स में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी और चेंज इन डिमांड, डिमांड का ही चेंज हो जाना और उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी में चेंज होना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब क्वांटिटी में चेंज होता है तो जो डिमांड कर्व हम बना रहे होते हैं उस पर ही आगे पीछे उसकी ही मूवमेंट होती है। और चेंज इन डिमांड में क्या होता है, डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाती है। अगर पहले हमारी डिमांड कर्व ये थी तो फिर वो डिमांड कर्व ही ये यहाँ पर शिफ्ट होती है या फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। तो जो क्वांटिटी है वो पहले यहाँ हो सकती है फिर यहाँ, ऐसे ऐसे वो डिमांड कर्व में एक ही रहती है उसमें और उसके लॉन्ग मूवमेंट होती है। और जब डिमांड में ही चेंज हो जाता है तो डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाती है या आगे या पीछे। ठीक है, इसको हम इस चार्ट से समझते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, देखें इसमें क्या होता है, इस पे होता है मूवमेंट होती है डिमांड के ही आसपास। ठीक है, डिमांड के ही आसपास मूवमेंट होती है, एक्सटेंशन हो जाती है डिमांड की और कंस्ट्रक्शन हो जाती है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या आता है, किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाना प्राइस के बढ़ने से। ठीक है, जेकर उस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो कमोडिटी की जो डिमांड है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है। और अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम हो गई, अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड जो है बढ़ गई, तो उसका मतलब हो गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया डिमांड का कम हो जाना। और प्राइस की वजह से, यहाँ पर प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, प्राइस ऊपर गया तो डिमांड कम हो गई, प्राइस नीचे आया तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, और इसमें क्या है, चेंज इन डिमांड में क्या है, इसमें डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें होता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड, इसमें प्राइस नहीं चेंज होता, ये याद रखना। इसमें प्राइस चेंज होने से ये डिमांड में चेंज आती है, इसमें प्राइस वही रहता है मगर डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है। इंक्रीज़ इन डिमांड कब होती है, जब इंक्रीज़ होती है तो डिमांड कर्व आगे को शिफ्ट हो जाती है, मतलब अगर ये डिमांड कर्व थी तो उसको आगे शिफ्ट हो जाती है। अगर डिमांड कम हो गई तो डिमांड कर्व जो पहले थी उसके इधर साइड पीछे की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है।